हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो और मैथ की क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी टेट के अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं उन सब के प्राइमरी और जूनियर लेवल के सारे मैथ के क्वेश्चन का सलूशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज 2022 के मैथ के क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करें। जैसा कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है और 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन आपको गिवन है 16, 40, 24 और 36। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो करें। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहले फीमेल और मेल का रेशियो 3:2 था। जैसे ही इसमें 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात उलट जाता है। अनुपात उलटने का मतलब है कि ये 2:2 अब क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, इस पूरे कहानी में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मेल की संख्या तो 20 बढ़ रही है लेकिन फीमेल की संख्या क्या है, एज इट इज है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा फीमेल की संख्या को सेम करना, क्योंकि मेल बढ़े हैं, आदमी की संख्या बढ़ी है, औरतों की संख्या एज इट इज होनी चाहिए। यहाँ पे तो रेशियो में 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे कि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें। तो ऐसा करने से होगा क्या, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहीं अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब आप देख रहे हो कि फीमेल की संख्या सेम है और मेल की संख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है भाई, तो आप देख रहे हो 4 से 9 हुआ है, यानी 5 बढ़ गई है। क्वेश्चन के अनुसार कितनी बढ़ी है, 20 बढ़ी है। रेशियो में कितना दिख रहा है, 5 बढ़ा है। इट मीन्स 5 ही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी 4 के बराबर हो जाएगा। तो अगर रेशियो देखा जाए स्त्रियों की संख्या कितनी थी, तो स्त्रियों की संख्या शुरुआत में 6 थी। तो अगर 1 बराबर 4 को है तो 6 बराबर 6 चौको क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, तो 92 क्वेश्चन है, 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए a/2 b=3 c/4 = 2a-3b + 5c/k। तो k की वैल्यू बतानी है आपको। ऐसे जब भी आपके क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करते हो, सीधे सीधे जो वैल्यू गिवन है उसको आप x के बराबर मान लेते हो। उसको आप क्या करते हो, x के बराबर मान लेते हो, है ना। x के बराबर यदि मान लें हम तो आप लिखोगे क्या, a/2 = कितना जी, x होगा। तो यहां से आप a की वैल्यू क्या लिखोगे, a की वैल्यू आप लिखोगे 2 × x। सिमिलर कंसेप्ट को अगर अप्लाई किया जाए तो ऐसे ही अगर आपको b बराबर लिखना हो तो b बराबर आप क्या लिखोगे, 3 × x। ऐसे c बराबर आप क्या लिखोगे, c बराबर क्या हो जाएगा, 4x। और यहीं अगर इस टोटल वैल्यू को लिखना हो, यानी कि आपको 2a-3b + 5c की वैल्यू लिखनी हो, तो आप इसे लिखोगे k × x, यानी कि kx। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये क्लियर हो तो अब आपके पास a b c की वैल्यू दी हुई है, आपको सिंपल सा इनमें इसको पुट कर देना है, अगली लाइन आंसर दे देगा। जैसे a की वैल्यू आपके पास 2x है तो 2x इंटू कितना है जी, 2 है। ऐसे 3 × b की जगह पे क्या रख दें, 3x रख दें। ऐसे 5 × c की जगह पे क्या रख दें, c की जगह पे क्या है, 4x है, = कितना आ जाएगा, kx। क्लियर है? सॉल्व करिए इसको तो ये कितना है, 4x,
ये कितना है 3 3 जा 9x और ये कितना है 5 4 जा 20x बराबर कितना होगा kx होगा। सॉल्व कर लीजिए 20 4 24, 24 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई 15x बराबर kx, x से x कैंसिल, k की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a और b कोई दो समुच्चय हैं, यदि a माइनस बी की वैल्यू a है तब a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें तो आपके सामने लिखा हुआ है कि a माइनस बी की वैल्यू जो है a है। अगर b को इधर हम कर दें तो b इधर आ जाएगा, a यहाँ है ही और ये a इधर आएगा तो माइनस a और a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा पाई आएगा, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई पाई हो गई। क्लियर है। अब b 5 है और a की कुछ भी वैल्यू है, a इंटरसेक्शन b आपसे पूछा जा रहा है, a का कोई भी मान हो, b अगर 5 है तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 5 ही आएगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 5, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा भी अगर सेट की जानकारी हो तो ये आपके लिए क्लियर होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए दैट इज 94, करा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट जो हैं दो कंजुगेटिव नंबर हैं, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपसे पूछा गया है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि इसके रूट्स जो हैं क्या हैं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी क्रम से आने वाली कंजुगेटिव नंबर हैं। यदि अगर आप एक रूट मान लो अल्फा है तो दूसरा रूट आप कहोगे अल्फा प्लस क्या होगा 1 होगा, क्रम से आने वाले, है ना। अच्छा जी, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी अपान में ए होता है। अगर यहाँ पे वैल्यू देखा जाए तो b की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी लिखा हुआ है b की जगह पे, और a की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है b है। यानी अल्फा प्लस बीटा दैट इज अल्फा प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई b आ गई, या 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई b हो गई। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्लियर है। अब सेकेंड की बात करें तो आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c अपान में a होता है। हमारा एक रूट तो अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 1 है, और यहां अगर c की वैल्यू देखा जाए तो c की वैल्यू तो c ही दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को लिखें या ना लिखें, ये बात आपको क्लियर है। अब आपके सामने बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू आपके पास है, c की वैल्यू भी आपके पास है। अगर c थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब आपको जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बी स्क्वायर माइनस 4c क्या होगा। बी स्क्वायर की वैल्यू देखें तो आपने लिखा हुआ है 2 अल्फा प्लस 1, बी की वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, और c की वैल्यू कितनी है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अगर सॉल्व किया जाए तो 2 अल्फा का स्क्वायर क्या होगा 4 अल्फा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 दूना के 4 अल्फा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा 4। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी। एक बार फिर से ध्यान से आप देख लीजिए सारी वैल्यू को। क्लियर है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगा, रीडेबल भी होगा। शायद आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो पढ़ने में लिखने में तो एक बार जरूर आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95। दो संख्याओं का मौसा और लसा यानी एचसीएफ और एलसीएम 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बड़ा ही सिंपल सा सवाल दिया है आपसे, है ना। आपको जैसा कि मालूम होगा कि एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स में रिलेशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम की वैल्यू जो होती है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होती है ना। यहां एचसीएफ देखिए कितना लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। एलसीएम 989 लिखा है। फर्स्ट नंबर देखा जाए तो 117 है। सेकेंड नंबर आपको निकालना है, सेकेंड नंबर आपको निकालना है। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होंगी, है ना। अब थोड़ा सा बस कुछ नहीं करना है, आप 13 से डिवाइड करो अगर, तो 13 से डिवाइड करोगे 13 9 जा 13 9 117 होता है। और 9 से अगर इसे डिवाइड करें तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एक कम 9, यानी सही आंसर क्या होगा? 221 होगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। इन इस सर्वे द नंबर ऑफ ऑब्जर्वर इज 40 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वर इज 4.5 and the mean of the remaining is 3.5, then the mean of the whole survey is। क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण में पर्यवेक्षकों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 पर्यवेक्षकों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 है तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा? आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है। आप एवरेज के बारे में क्या जानते हैं? तो एवरेज का एक बेसिक फार्मूला होता है जिसको आपने पढ़ा होगा कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ द एलिमेंट अपान में नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। ये बात आपको मालूम है। पूरी एलिमेंट का सम अपान में उनकी संख्या, यही एवरेज होता है। यहां से अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? सम की वैल्यू आप लिख सकते हो। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, एवरेज में किसका? नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सम की वैल्यू आ जाएगी, यानी टोटल एलिमेंट का सम आ जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो आपसे क्या कह रहा है। यहां आपसे ये कहा गया है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं टोटल नंबर कितनी है? 40 है, और इनमें से द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वर इज 4.5, यानी कि जो शुरू के 10 नंबर हैं उनका मीन कितना लिखा है? 4.5। एवरेज क्या है? 4.5। मीन एवरेज ये एक ही टर्म है। तो आप देखो सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर अगर लिखा जाए तो इसी फार्मूले से सम बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर, यानी एवरेज कितना है? 4.5 है। नंबर कितना है? 10 संख्याएं हैं, यानी ये टोटल कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, टोटल 40 नंबर थे, शुरू के 10 आपने निकाल लिया तो रिमेनिंग कितने बचे? तो आप कहोगे 30 बचे, और उन 30 का एवरेज कितना लिखा हुआ है? 3.5 लिखा हुआ है। तो अगेन आप कहोगे द सम ऑफ नेक्स्ट 30 टर्म क्या हो जाएगा? आप कहोगे 30 इंटू 3.5, 35 तियां 105 होता है, अर्थात ये नंबर कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप टोटल सम देखा जाए तो आप कहोगे टोटल सम कितना होगा? 105 ये है और 145 ये है, तो 45 और 105 टोटल सम कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यहां टोटल संख्या कितनी दी हुई थी? 40 दी हुई थी। आप 40 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एवरेज बराबर सम अपान में नंबर होता है। टोटल संख्याओं का एवरेज पूछा जा रहा था, तो टोटल सम अपान में टोटल संख्या 40 से डिवाइड कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 तियां 12 होता है, 3 0, 4 7 28, 4 5 20, यानी इसका सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा 3.75। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? सिंपल सा एवरेज पे बेस्ड ये क्वेश्चन था जो आपको समझा दिया गया। एक बार नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड आयरन क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज कट आउट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका। थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी हो क्यूब का तो आपको अच्छे से मालूम होगा क्यूब किसे कहते हैं। तो एक ऐसा क्यूबाइड जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं, है ना, घन कहते हैं, है ना। अच्छा, इस घन से हमें क्या करना है? जैसे ये आप मान लो घन है ना, ऐसे घन होता है आपका, है ना, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है? एक समान है। अब उसमें से आपको क्या करना है? बड़े से बड़े साइज का एक सिलेंडर काटना है, वेलन काटना है। तो आप कहोगे बड़े से बड़े साइज के लिए अगर हम टॉप की बात करें तो आप टॉप कहोगे कि अगर बड़ा से बड़ा इसमें होल करना हो, अगर ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, है ना, तो बड़ा से बड़ा होल करना होगा तो आप क्या करोगे? ये इसकी साइज कुछ ऐसे लोगे कि ये क्या करे? दोनों साइड को क्या करे? कट करे, है ना। तो ये एक तरह से आपने एक ऐसा वैल्यूम खींचा, एक ऐसा स्फीयर खींचा, है ना, जिसने ये चारों साइड को क्या किया? टच किया, क्योंकि हमें बड़े से बड़े साइज का खींचना है, ठीक है। अच्छा, उसकी लंबाई क्या होगी? तो उसकी लंबाई क्या होगी कि ये जो वैल्यूम होगा वो लगभग इसी के वैल्यूम के बराबर होगा। मतलब इसकी जो साइज होगी, हाइट जो होगी इसकी, वो क्या होगी? इस क्यूब के हाइट के बराबर ही होगी, है ना। तो आप कहोगे कि एक तरह से ये जो आप काटोगे यहां पे, है ना, इसकी जो हाइट होगी वो हाइट कितनी होगी? इस क्यूब के हाइट के बराबर होगी। क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखो यहां से आपको दो चीजें मिलेंगी, है ना। पहली चीज तो ये मिल गई कि हम जो सिलेंडर काट रहे हैं उसका डायमीटर कितना होगा। तो आप कहोगे डायमीटर इसका जो होगा, डायमीटर जो होगा वो क्यूब के साइड के बराबर होगी, दैट इज 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ होता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगा? इस क्यूब के हाइट के बराबर ही इस सिलेंडर की हाइट होगी, क्योंकि बड़े से बड़े साइज का आप काट रहे हो, इसलिए हाइट भी कितनी हो जाएगी? इसके साइड के बराबर, यानी 14 सेंटीमीटर। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए। अब अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट हमें बस फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। फार्मूले की अगर बात करें तो फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, क्या होगा? एक कर्व वाला पोर्शन होगा, अर्थात 2 पाई आर एच। इसके अलावा एक टॉप का एरिया, एक बॉटम का एरिया जो सर्कल के शेप का है, ये वाला पोर्शन है ना, ये टॉप में भी होगा और यही बॉटम में भी होगा, नीचे भी होगा। तो ऊपर भी पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला भी होता है ना। अब आप सिंपल सा काम करेंगे, 2 पाई आर दोनों जगह है, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचा? एच। यहां क्या बचा? आर। अब आगे आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू आपने निकाल रखी है 7। एच की वैल्यू देखा जाए तो अगेन 14 और आर की वैल्यू देखा जाए तो 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44। 44 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 चौक 84 होता है, और 21 चौक 84 और 8 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर की बात करें अगर तो सही आंसर आ गया हमारा कौन सा? डी पार्ट, 924। क्लियर है? उम्मीद है ये बात क्लियर होगी, समझ में आ रही होंगी। सोल्यूशन आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि 50 नंबर आर गिवन, 50 नंबर दिए हुए हैं और ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 53। प्रत्येक नंबर को हम कितना कम कर रहे हैं? 53 कम कर रहे हैं।
and the mean obtained number is -3.5. The mean of the given number is 50 संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 घटाया जाता है, प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, दी गई संख्याओं का माध्य यानी कि मीन क्या होगा, एवरेज ही पूछा जा रहा है यहां पे भी। एक चीज आप जानेंगे, एवरेज का एक सिंपल सा कंसेप्ट अगर बताएं हम, अगर आप देखो यहां पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, और यदि आपसे मीन पूछा जाए यानी एवरेज पूछा जाए, तो मीन और एवरेज आप क्या कहते हो, इन सबका सम अपान में इनकी संख्या, सम निकाला जाए तो 4 3 7 2 9 और इनकी संख्या कितनी है 3, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 3। अब अगली लाइन, अगर इन सब में एक माइनस कर दिया जाए तो नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। अब यदि मीन निकाला जाए तो आप कहोगे 3 2 5 1 6 और बट्टे में संख्या कितनी है 3, 3 दूना के 6, यानी कि आप देख पा रहे हो कि अगर गिवन संख्याओं में से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन भी हमारा क्या हो रहा है, एक सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है। सेम कंसेप्ट को याद रखना है कि गिवन संख्या में अगर किसी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन भी उतना ही क्या होता है, कम होकर आता है। गिवन संख्या में अगर किसी संख्या को ऐड करते हैं तो मीन भी हमारा क्या होगा, उतना ऐड होकर आएगा। गिवन संख्या में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी हमारा क्या आएगा, उतना मल्टीप्लाई होकर आएगा। अगर डिवाइड करोगे तो एवरेज भी हमारा क्या होगा, उतना ही डिवाइड हो जाएगा। सेम कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा 50 नंबर गिवन है, आपको A1 A2 ऐसे कम से कम 50 नंबर हैं, इनका एवरेज हमें नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं इनका एवरेज क्या है x। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक नंबर में से हमें क्या करना है, 53 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर प्रत्येक नंबर से आप 53 सब्ट्रैक्ट करोगे, प्रत्येक नंबर से 53 कम करोगे तो नया जो एवरेज आएगा वो भी क्या आएगा, 53 कम आएगा, यानी 53 कम आना चाहिए, है ना। अब ये जो 53 कम आया है इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, -3.5, यानी ये वैल्यू दी हुई है कितना, -3.5। आपसे पुरानी वाला एवरेज पूछ रहा है, यानी पहले एवरेज कितना था, बिना सब्ट्रैक्ट किए नंबर का एवरेज कितना था। तो आप कहोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 53 को इधर भेज दें तो 53 -3.5 था, अगर आप 3 घटा दोगे तो ये 50 होगा, 0.5 और घटा दोगे 49.5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट दिया हुआ है। उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये आंसर क्या होगा, डी पार्ट 49.5। सिंपल सा सवाल था, बेसिक जानकारी आपको एवरेज की होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है 10 ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है ना, 5 9 14 15 x+1 2x -13 26 30 42 and 34 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इनका अरेंजमेंट दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, यही आपको निकालना है। माध्यक, माध्यिका बोलते हैं शुद्ध। तो देखो माध्यिका नाम से ही क्लियर है, बीच की वैल्यू होती है। अगर गिवन नंबर की संख्या ऑड होती है तो माध्यिका अर्थात मीडियन बीच की वैल्यू आती है, लेकिन अगर गिवन संख्या कम हो, इवन टाइम दिया हो, है ना, तो उस केस में जो बीच वाले 2 नंबर आते हैं उनको जोड़ के उनका आधा कर देते हैं। जैसे अगर आपको 1 2 3 दिया हुआ है, अगर ये आपको 1 2 3 दिया हुआ है तो इस सिचुएशन में आप कहोगे कि बीच वाला वैल्यू ही क्या हो जाएगी, हमारा मीडियन देगा, क्योंकि बीच में है। लेकिन अगर ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, कम संख्या दी हुई है, तो बीच वाले जो दोनों नंबर है ना, इन दोनों को ऐड करिए और क्या करिए,
हाफ कर दीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है मीडियन का, है ना। तो यहां पे भी ये, हाँ, इस बात का ध्यान देना है कि नंबर हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। तो यहां नंबर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, आपको मीडियन बताना है। तो मीडियन के लिए सिंपल सा काम आप क्या करोगे, अगर फार्मूला आपने पढ़ा हो तो फार्मूले के हिसाब से भी क्या लिखते हैं, मीडियन जो लिखते हैं अर्थात माध्यिका क्या लिखते हैं, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म और अपान में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। सिंपल सा मतलब है कि अगर यहां पे 10 टर्म दिए हुए हैं, टोटल 10 टर्म दिए हुए हैं, तो इन 10 टर्म में का 10 में 2 से भाग देंगे तो पांचवा टर्म आएगा। पांचवा टर्म कौन है भाई, तो आप कहोगे x प्लस 1। x प्लस क्या है, 1 दिया हुआ है, ये x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 हमारा यूज कर लिया हमने, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा टर्म जो दिया हुआ है x प्लस 1, यानी पांचवां टर्म आया, इसमें 1 और ऐड कर दें तो ये छठवां टर्म आएगा। छठवां टर्म क्या है आपका, 2x माइनस 13, और इसमें हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये मीडियन आ जाएगा। और मीडियन आपको लिखा हुआ है कितना, 24। क्लियर है। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करना है, 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 48 आ जाएगा। 2x में x को ऐड करेंगे 3x, और माइनस 13 प्लस 1 कितना होता है, -12। -12 इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3x या x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए 20। सही आंसर क्या होगा, बी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। सिंपल सा आसान सा सवाल है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार नोट करना चाहें तो आप आसानी से नोट कर सकते हैं। फार्मूला ये है, हमने फार्मूला भी लिख दिया है। बेसिक मतलब आपको याद होना चाहिए कि जो बीच के 2 टर्म हैं उनको ऐड करके हमें हाफ करना है, यही मीडियन का काम होता है। क्लियर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन 2022 के हैं, जैसा कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको लेटेस्ट जो एग्जाम हाल फिलहाल हुआ है उसके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ेंगे। कर 20 कर रहे हैं, 44 काउ कैन ग्रेज ए फील्ड इन 9 days. हाउ मेनी फीवर आर मोर काउ विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 days, है ना। सिंपल सा दिन है जी। 44 गाय अगर किसी भी फील्ड को 9 दिन में चरती हैं, चरने का काम कर सकती हैं, है ना। तो 12 दिन गाय चरें उसको, इसके लिए क्या करना होगा, गाय की संख्या कम करनी होगी। सिंपल सी चीज है। तो यहां अगर देखें गाय की संख्या कम तो करनी है, लेकिन कितनी कम करनी होगी ये आपको देखना है। तो आपने एक MDH का फार्मूला पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि M1D1 बराबर M2D2 होता है। आदमियों की संख्या, दिन की संख्या, आदमियों की संख्या, दिन की संख्या। यहां आदमी की जगह पे काउ लिखा है, यानी कि 44 काउ जो है कितने दिन में ग्रेज करता है, 9 डे में। तो मान लिया हमने कि M2 जो है, काउ जो है 12 डेज में ग्रेज करेगा, चरेगा। क्लियर है। अब इसी को सिंप्लीफाई करें अगर, तो M2 की वैल्यू आप लिखोगे 44 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा कितना, 12। 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से डिवाइड कर दीजिए 11, 11 3 जा कितना हो जाएगा, 33 काऊ आ जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने ज्यादा या फिर कम। तो पहले यार 44 का गाय थी, अब कितने आ गए, 33 हो गए। कितनी कम हुई, तो 11 कम हुई। तो 11 काऊ लेस विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होंगी। क्वेश्चन है, यदि a+2 a+4 अभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान हैं। If a+2 a+4 are the prime number, then how many value of a are possible? बड़ा ही बेसिक सवाल है। आपको हमें इसे प्राइम नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो प्राइम नंबर के लिए एक सिंपल सी बात है, अगर a की वैल्यू आप a लिखा हुआ है, a+2 लिखा हुआ है, a+4 लिखा हुआ है। आप अगर a की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो यहां पे आप देखोगे 1 तो आप रख ही नहीं सकते कि 1, क्योंकि हमारा ये प्राइम नंबर होता ही नहीं है। सिंपल सी चीज है।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है। अगर 2 रखते हो तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, और ये हमारे प्राइम नंबर हैं ही नहीं। अगर a इक्वल टू आप 3 रखो तो आप 3 में 2 ऐड करोगे 5 में 4 ऐड करोगे 3 में 4 ऐड करोगे 7, और ये आप देख रहे हो एक इकलौता एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो सारे हमारे क्या है, प्राइम है। वैसे आपको जानकारी के लिए भी बता दें तो ये इकलौते 3 5 7 ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 का डिफरेंस होता है। बाकी और किसी भी प्राइम नंबर में सिर्फ 2 के डिफरेंस पे कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, और ए के कितने मान हैं, तो केवल एक मान है, और वो कौन सा होगा आंसर, डी होगा 1 आंसर। बात समझ में आ रही है, इस चीज को याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने पढ़ रखा होगा कि 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो 9999 होता है। अब ये हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, और यहां वही नंबर लिखते हैं जिसका उतने टाइम ही टेबल पढ़ा जाए और इससे वैल्यू क्या आ जाए, 99 आ जाए या फिर इससे कम रहे। तो अगर लार्जेस्ट नंबर आप देखेंगे तो 9 आएगा। 9 9 जा कितना होता है भाई, 81 होता है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 9 से 1 जाएगा 8, और 9 से 8 जाएगा 1, और यहाँ जो जितनी बार नंबर ले जाते हैं उसको ऐड करते हैं तो 9 और 9 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप नेक्स्ट टाइम फिर अगेन इन दोनों डिजिट को क्या करते हो, एक साथ उतार लेते हो नीचे, है ना। फिर आपकी कोशिश होगी यहां एक ऐसा नंबर लिखा जाए जिसका उतना टाइम ही टेबल पढ़ें और ये वैल्यू आ जाए या फिर इससे कम रहे। अगर आपको याद ना हो तो आप इस नंबर को लिखना, इसे हाइड करो, एक नंबर यहां कर लो। 18 का टेबल पढ़ोगे तो 18 9 162, आपको लाना है 189। तो ये 10 टाइम तो कभी जाएगा नहीं क्योंकि एक सिंगल डिजिट लिखना है, तो आप 9 टाइम ले जाओगे। 9 का 9 में मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। अगेन 8 कैरी है, और 9 1 जा 9 और 8 17। इसे अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 से 0 जाएगा 9, 8 से 7 जाएगा 1, यानी कि 178 जो है इसमें क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये 198 अगर नहीं होता एक्स्ट्रा तो जाहिर सी बात है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। यानी कि हमें गिवन नंबर में से 198 क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो अगर आप इनमें से 198 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आप कहोगे 9 से 8 जाएगा 1, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 1 जाएगा अगेन 8, और ये 9। आप देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होंगी। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। बड़े ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, एक बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो उससे भी इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड ये सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। इफ x की पावर 13 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इसको करने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट अगर आप याद करो तो आपने पढ़ा था कि यदि x माइनस a से किसी भी एक फंक्शन को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर x इक्वल टू a को अगर इसमें पुट कर दिया जाए x के जगह पे तो वो हमारा क्या दे देता है, रिमाइंडर दे देता है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर x माइनस a है
तो आप x इक्वल टू ए पुट करते हो। अगर x प्लस ए होता है तो x बराबर माइनस ए पुट कर देते हो। कहां पे? इस गिवन fx वाले फंक्शन में, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाता है। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम बताया गया था आपको। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। तो सेम कंसेप्ट पे लिखा हुआ है x माइनस 1 को यदि x की पावर 13 प्लस 1, इसे जो है x माइनस 1 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप कहोगे कि x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर आप क्या पुट करोगे 1, और x बराबर अगर यहाँ 1 पुट करते हो तो x बराबर 1 का 1 की पावर 13 प्लस 1, 1 का पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही आता है, और साथ में 1, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार और ध्यान से पढ़ने की कोशिश है। x माइनस ए को अगर किसी px पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं इससे, तो x इक्वल टू ए जैसे ही यहां पे आप पुट करेंगे तो वो आपका क्या दे देगा, रिमाइंडर देगा, और इसी कंसेप्ट को हमने अप्लाई करके ये 2 निकाला है। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ यदि ए और बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हों तो ए यूनियन इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सी देन ए यूनियन इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि हमारा ए और बी क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ सी एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा सी है तो ए इसके अंदर होगा और बी भी इसके अंदर होगा, दोनों इसके अंदर आएंगे। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा ये एरिया जो है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, यानी दोनों में जो कॉमन होता है वो ये एरिया होता है। और यदि टोटल की बात करें, अगर ये टोटल को रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को, यानी टोटल ले लेंगे तो ए यूनियन बी, और इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन जो है इसे अगर देखेंगे तो ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के साथ यूनियन लीजिए। किसका यूनियन लीजिए? जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप बताओ ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन वाले पोर्शन को अगर ए के साथ हम यूनियन लेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या आएगा, ए वाला सेट ही तो आएगा। यानी कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी के साथ अगर आप यूनियन लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू ए ही आने वाली है। इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट होगा। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। देख लीजिए, उम्मीद है क्लियर होगा। सिंपल सा सवाल था, सेट से रिलेटेड बेसिक जानकारी यदि आपको सेट की है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है यदि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की संख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो यार अगर हर वर्ष गांव की जनसंख्या 5% बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है पहले साल 5% बढ़ेगा, दूसरे साल भी 5% बढ़ेगा, और जो पहले साल 5% बढ़ा था उसका भी 5% बढ़ेगा। यानी कि टोटल 5 5 10 और कुछ और 5 5 25, यानी कि 10.25% जनसंख्या बढ़ जाएगी, है ना। वर्तमान जनसंख्या 4410 दी हुई है। अगर इसका सिंपल 10% भी निकालें तो 441 आता है। तो अगर 441 इसमें से कम करते हैं तो नियर अबाउट 4000 के करीब आंसर आएगा। और इसमें देखें तो अगर दोनों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन जो है 44 44 और 42 के करीब दिया है, तो इसका सही आंसर तो सी पार्ट आएगा। आप चाहो तो मुंह जबानी भी कर सकते हो, ठीक है। 10% जनसंख्या पहले से कम होगी, लगभग
तो 10% अगर कम करेंगे तो लगभग 441 10% आ रहा है, तो इसका 10% नियर अबाउट 4000 आएगा। अगर आप सोल्यूशन की बात करो तो सोल्यूशन भी आप कर सकते हो। आप मान सकते हो कि हमारा 2 वर्ष पहले जनसंख्या हमने मान लिया x था, ठीक है, तो पहले साल कितना बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, तो 5% बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 105 बटे में 100, 100 प्लस जितनी संख्या बढ़ी है वो अपान में 100। ये करते हैं 1 साल बाद जनसंख्या। अब ये 1 साल बाद की जनसंख्या हो गई, अगले साल फिर 5% बढ़ेगी, यानी कि 5% फिर बढ़ाने के लिए 105 बटे में 100 करना पड़ेगा। और ये टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो ये टोटल वैल्यू बढ़कर कितनी हुई है, 4410 हुई है। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या करेंगे, 4410 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 105। अगर आप इसे सॉल्व करो तो सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 5 से काटा जाए, 5 दूना के 10 0, 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 0, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, है ना। 41 का 41 में मल्टीप्लाई करने पे 441 आता है, और एक 0 है तो ये 2 दूना के 4। आप सीधे सीधे आंसर देख रहे हो, इसका आंसर कितना आ जा रहा है, 4000। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुज की समरूपता पढ़ी जा सकती है। सेकेंड ऑप्शन, अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है। थर्ड, बीजगणित पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर आंसर चूज करना हो तो डी पार्ट, क्योंकि सभी बीजगणित और ज्यामिति अर्थात एलजेब्रा और ज्योमेट्री एक दूसरे से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इन फ्यूचर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उम्मीद है आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। गणित अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? Which of the following is the best method of teaching mathematics? ऑप्शन अगर पढ़ें, केवल गेम्स देखकर उन्हें दूर करना, बिल्कुल गलत होगा। केवल कर्मी देखकर उतना ही पढ़ना, यह भी गलत होगा। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, यह भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आप देखें तो शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। इनकरेजिंग लर्नर्स टू डेवलप देयर एग्जिस्टिंग एबिलिटी, ये हमारा सही आंसर होगा। और इन चारों में अप्रोप्रिएट आंसर यही हमें नजर आ रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा फोर्थ वाला होगा। अगेन डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ के केवल जिस जहां शब्द रहते हैं वो तो बेटा 100% गलत होने के चांस होते हैं, है ना, ठीक है। हर एक विद्यार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, भाई सबकी समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो सारे बच्चों को एक जैसे पढ़ा के हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना होगा, हर एक बच्चे की क्वालिटी देखनी होगी। कोई गेम्स में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है ना। सबकी एक अपनी अपनी चॉइस होगी, अपनी अपनी क्षमता होगी, और उनकी क्षमताओं को जानते हुए जानने का प्रयास करते हैं, और फिर उसके हिसाब से उस पर वर्क करना हमारे लिए सही रहता है। तो आई थिंक इस आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? बड़ा रटा रटा आंसर है, 20% आंसर होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखो आपको लिखा हुआ है ए, एक लिखा हुआ है, दूसरा बी है। क्या कह रहा है, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% अधिक है। तो भाई अगर ए का बी से 25% अधिक है तो पहले तो ये मालूम करें कि बी का कितना है। सपोज दैट हमने मान लिया बी का 100 है,
तो ए का कितना होगा 25% अधिक। 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही आएगा। जैसे 100 का 25% 25 आएगा, 30% 30 आएगा, 2% 2 आएगा, 10% 10 आएगा। ऐसे ही 100 का 25% देखें तो 125, 25 मतलब 100 का 25% 25 होगा, 25 अधिक है, इट मीन्स ए कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। बी का ए से कितना कम है, ए से लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान देंगे, है ना। तो पहले कम कितना है जी, तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि भाई 125 में से 100 घटाएंगे 25 आएगा, यानी 25 कम है। डिक्रीज इन परसेंटेज अगर आपको निकालना हो या परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो, है ना, तो आप कहते हो पहले कमी कितने की हुई है, डिक्रीज वैल्यू, है ना। और अपान में इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मात्रा, और इनटू होता है 100। ये फार्मूला समझाने के लिए आपको। तो डिक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज वैल्यू अपान में इनिशियल वैल्यू इनटू 100, वही इंक्रीज इन परसेंटेज यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है अपान में इनिशियल यानी प्रारंभिक वैल्यू इनटू 100। इसी फार्मूले पे हम लोग बढ़ते हैं। डिक्रीज वैल्यू कितनी है भाई, 25 का डिक्रीज हुआ है। इनिशियल वैल्यू ए से, जिससे लगा हुआ है, जिस वर्ड से लगा होगा उसको नीचे रखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो आप, ए के वेतन से, है ना, ठीक है, यानी ए की वैल्यू को नीचे रखना है। 125 आप नीचे रख लोगे और फाइनली 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप कहोगे 25 25 125 और 5 से आप देखा जाए तो 20 हो जाएगा। फाइनल आंसर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आसान सा सवाल है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करते हो तो बहुत कम समय में आंसर आ जाता है। जैसे आप देखो दोनों का योग 8 है, सारे ऑप्शन में 2 6 8 8 8 8 लिखा हुआ है। इनके व्युत्क्रम का योग लिखा हुआ है 8/15। तो व्युत्क्रम क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल। जैसे 1/2 और 1/2 लिखें और 1/6 लिखें तो ये 2 और 6 का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। इसका योग आप करते हो तो एलसीएम जाहिर सी बात है 6 और 2 का एलसीएम 6 ही आएगा। यहां पे डिनोमिनेटर 15 लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर ऑप्शन देखें तो 3 और 5 एक ऐसे नंबर हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 और 5 और इसका एलसीएम 15 हो सकता है। तो इसे आप एक बार चेक करें, अगर आप तो 1/3 प्लस 1/5 एलसीएम 15, 3 5 जा 18 और 5 3 जा 18 और यहां पे आप देख सकते हो 8/15 आ रहा है। इट मींस इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर सी पार्ट होगा। क्लियर है? लेकिन अगर बात लगाने की हो कि नहीं हमें सॉल्व करके ही करना है तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपको ये एज्यूम करना होगा कि लेट वो नंबर ए और बी हैं। अगर वो नंबर ए और बी हैं तो इनका सम कितना है भाई, 8 है, तो a प्लस बी बराबर आप 8 लिखोगे। वहीं जब व्युत्क्रम का योग 8/15 कहा है, इट मींस 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 8/15 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहां एलसीएम ले लिया जाए ए बी तो आप लिखोगे a से कैंसिल b होगा, b से b कैंसिल a होगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/15। a प्लस बी की वैल्यू अगर यहां से पुट कर दें तो 8/ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/15 हो जाएगी। 8 से 8 कैंसिल होगा, ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। अब आपको सामने 2 ऐसे नंबर हैं जिनका योग जो है 8 है और जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 15 है। अगर आप ऐसे सोच सको तो भाई ऐसा यहाँ कौन सा नंबर दिख रहा है जिनका योग तो 8 तो सबका है लेकिन मल्टीप्लिकेशन 15 आना चाहिए, तो यही ऑप्शन होगा हमारे पास, यानी कि सी विल बी द अगेन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार की मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है, यदि शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 रुपए है तो परिवार की कुल आय कितनी है। देखो जी,
तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे शिक्षा पे 25% खर्च कर रहे हैं, यात्रा पे 15%। अगर दोनों का अंतर लिया जाए, डिफरेंस लिया जाए, तो 25 माइनस 15 यानी 10% आ रहा है। और यही 10% की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में, कितना दे रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं कि 4000 है, 4000 है। तो यार 10% यदि 4000 है तो 100% कितना हो जाएगा? आप कहोगे इधर 10 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई, तो 4000 कितने में हो जाएगा? 40,000, है ना? 40,000। और यही इनकम हो जाएगी, यानी आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट। क्लियर है? यदि एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदा है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचा है तो उसका लाभ क्या होगा? If an article is bought at 10% less than its cost price and sold at 10% more than its cost price, what is the profit percentage? तो सिंपल सा सवाल है, अगर आप मान लेते हो कि सीपी इसका 100 है, तो इसे आपने खरीदा कितने में है? 10% कम पे खरीदा है, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी 10 रुपए कम पे खरीदा है, अर्थात 90 रुपीज में खरीदा है। और इसको बेच कितने में रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच रहे हैं, इट मीन्स 110 रुपए पे बेच रहे हो। तो रियल में देखा जाए तो सीपी हमारा 90 हुआ और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 110 हो गया। अब इस पे ध्यान दें कि अगर ये हमारा सीपी है और ये हमारा अब एसपी है, तो आप कहोगे प्रॉफिट होगा, क्योंकि 90 का दाम, आपने 90 का सामान 110 में बेच दिया है, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहोगे 20 रुपए का होगा। परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो आपको मालूम है प्रॉफिट अपान में सीपी इंटू 100 होता है, अर्थात प्रॉफिट आपका 20 है, सीपी अगर देखा जाए तो 90 है, और इंटू कितना है जी? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 200 बटे में 9, या सही ऑप्शन देखा जाए तो 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 20, 22 सही 2/9। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 के मूल अर्थात रूट 2:3 के रेशियो में है, तो पी की वैल्यू बतानी है आपको, है ना यार? आपको मालूम होगा कि अगर रूट हमारे अल्फा और बीटा हैं, तो यहां अल्फा की वैल्यू कह रहा है 2:3, यानी कि 2x मान लेते हैं, और बीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 3x मान लेते हैं, क्योंकि ये 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें मालूम है कि सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी अपान में ए होता है। वहीं प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी अपान में ए होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इतना पढ़ रखे हैं, ठीक है? अब वैल्यू अगर पुट किया जाए तो आप कहोगे अल्फा की जगह पे तो 2x लिखा हुआ है, और बीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है जी? 3x। माइनस b की जगह पे देखा जाए तो x का कोफिशिएंट ही b होता है, अर्थात b की जगह पे माइनस p लिखा हुआ है, तो माइनस p रखो। और a की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अर्थात 1 है। अब दोनों को अगर सॉल्व करें तो 3 to 5x बराबर क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी आ गई। सेकंड वाले में अगर देखें आप, तो सेकंड वाले के लिए आप कहोगे कि अल्फा की जगह पे 2x है, बीटा की जगह पे 3x है, और c की जगह पे देखा जाए 54 लिखा हुआ है। यहां से आप कहोगे 3 2 जा 6x स्क्वायर बराबर 54, या x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6 9 54, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3। स्क्वायर रूट निकालें तो क्लियर है। अब अगर ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो अगर +3 पुट करते हो तो 3 इंटू 5 बराबर p, यानी कि 15 आ जाएगा। और वहीं अगर आप -3 पुट करते हो तो -15 आ जाएगा। तो ऑप्शन में यार एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 15, हालांकि आंसर इसका +5 +15 भी होगा और -15 भी होगा। आंसर जो दिया हुआ है उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं?
एक बार आप देख लो, उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन इन 25:64 and the ratio of their radii is 4:5, the ratio of their volume is, है ना। यार हाइट का रेशियो H1/H2 की वैल्यू जो है 25/64 लिखी हुई है। वहीं अगर देखे जाए तो रेशियो रेडियस का 4:5 लिखा हुआ है। इनके वैल्यूम का हमें अनुपात चाहिए। वैल्यूम अगर बात करें V1/V2, तो राइट सर्कुलर कोन का वैल्यूम क्या होता है, तो राइट सर्कुलर कोन का वैल्यूम 1/3 पाई r² h होता है। यहां दो हैं तो r1 h1 कर देते हैं, अगेन 1/3 पाई r² इंटू h2 कर देते हैं। अब यदि कैंसिल करें हम, तो कैंसिल करने में आपको ये दिख रहा है कि 1/3 पाई जो है दोनों तरफ कैंसिल हो रहे हैं। r1/r2 की वैल्यू जो है 4/5 है। अगर इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। वहीं H1/H2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 25/64 लिखी हुई है। 25 से 25 कैंसिल होगा, 16 कम 16, 16 चौक को 64, यानी आप देख रहे हो फाइनली रेशियो 1:4 आ रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। फार्मूले अगर याद हैं तो बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल देना है। सारे बच्चे याद रखते हैं, उम्मीद है आपको भी ये याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इक्वल टू x:x वेयर BELOW इज अ वर्ड। B की वैल्यू है x सच दैट वेयर ऊल इज अ वर्ड। C की वैल्यू लिखनी है A-B। आपने अच्छे से सेट में पढ़ा होगा कि जब सेट की वैल्यू हम लोग रखते हैं तो कभी भी हम चीजों को रिपीट नहीं करते हैं, कभी भी किसी भी वर्ड एलिमेंट का रिपीट नहीं करते हैं। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप देखोगे B आएगा, E आएगा, L आएगा, O आएगा और W आएगा। यानी पहले A में कितने आएंगे, 5 वैल्यू आएंगे। वहीं B की बात करें तो B में क्या आएगा, तो आप कहोगे W तो आएगा, O आएगा और L आएगा। यानी O और L, डबल O है तो डबल बार O नहीं लिखते हैं सेट में, है ना, हमेशा रिपीट करने से बचा जाता है। अब A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कहोगे कि भाई W से W हमारा ये सब्ट्रैक्ट होगा तो खत्म हो जाएगा, L से L खत्म हो जाएगा, O से O खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, C की वैल्यू अगर देखा जाए तो A-B जो लिखा हुआ है इसमें बचेगा ओनली B, और क्या बचेगा जी, E बचेगा। तो सही आंसर अगर देखा जाए तो B और E बचे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ C के सबसेट लिखने हैं। फार्मूले से अगर करना चाहें तो C का सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n, और n क्या है, एलिमेंट की संख्या होती है, यानी 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। 4 विल बी द राइट आंसर। और बात यदि लिखने की आ जाए तो लिखेंगे कैसे, तो आप लिखने के लिए याद रखो, एक हमारा B सेट होगा, दूसरे में E होगा, एक वो सारा सेट ही होता है, और एक हमारा क्या होता है, पाई होता है। क्लियर है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। फार्मूले से याद करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, है ना। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, करना आसान हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, पैरामीटर क्या होगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप पूछा जा रहा है। अच्छे से अगर आपको मालूम है तो अगर एक हम समचतुर्भुज की बात करें
तो आपने पढ़ रखा होगा समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां आपको गिवन है कि डायगोनल हमारे 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। 10 सेंटीमीटर का हाफ डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया दो बराबर भागों में बांटना, यानी अगर एक डायगोनल 10 है तो इसका आधा कितना होगा, 5 होगा। वहीं एक डायगोनल हमारा 24 है तो इसका आधा कितना होगा, 12 होगा। अब आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल ये है एक, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस चलता है, और पाइथागोरस के हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और यदि हाइपोटेनस की वैल्यू देखा जाए तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सेम वैल्यू पुट कर देना है। आप कहोगे एक हमारी वैल्यू 5 है, दूसरी वैल्यू हमारी 12 है। अगर इनका स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और इसका हम सम करें तो सम हमारा आएगा 169, और इसकी अगर स्क्वायर रूट निकाल लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। यानी कि इसकी साइड कितनी आ गई, 13 आ गई। आपसे पैरामीटर पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है। आपने पढ़ रखा है कि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, और यदि सारे साइड इक्वल हैं तो 13 13 13 यानी 13 चौक को 52, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा, 52 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 25 लाख रुपए की पूंजी पर शेयरों का विधान करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कंपनी मेक ए शेयर कैपिटल ऑफ 25 lakh. If the face value of the share is 100, then find the number of share issued by the company. कहने का मतलब है कि 25 लाख रुपए कंपनी को इकट्ठे करने हैं। अगर एक शेयर का दाम 100 रुपए है तो वो कितने शेयर बेचेगी या एक कितने शेयर निकालेगी। तो यार 25 लाख रुपए आपको लिखने आना चाहिए। 25 लाख क्या होता है तो आपको अच्छे से मालूम है। 25 लाख अगर लिखें तो 25 और लाख के लिए 5 जीरो लगा देते हो आप। ये 25 लाख रुपए हैं टोटल मनी जो इकट्ठा करनी है। एक शेयर का दाम अगर देखा जाए तो एक शेयर का दाम 100 रुपए है, तो जाहिर से नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वैल्यू में से एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25,000 शेयर आ जाएंगे। और सही आंसर की बात करें अगर तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 25,000। सिंपल सा सवाल था, कोई इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या फिर इक्का का हो। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ किंग। हुकुम को किंग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं। स्पेड RNS है ना। तो थोड़ी सी जानकारी आपको पहले कार्ड के बारे में होनी चाहिए। टोटल कार्ड की संख्या तो 52 होती है। ये 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक हमारा होगा रेड जिसकी संख्या 26 होगी, वहीं 26 जो है ब्लैक भी होंगे। रेड की बात करें अगर तो रेड में हमारी 2 कैटेगरी है। रेड में 2 कैटेगरी कौन कौन सा, एक हमारा तो हार्ट होता है जिसको पान बोलते हैं, इनकी संख्या भी हमारी 13 है। और दूसरा हार्ट के साथ डायमंड आता है, डायमंड जिसको आप ईट बोलते हो, इसकी संख्या भी 13 है। वहीं ब्लैक की बात करें तो ब्लैक में हमारी 2 कैटेगरी, एक हमारा क्लब है जिसको टीडी बोलते हैं, इसकी संख्या भी 13 होती है। और दूसरा वहीं स्पेड है
स्पेड की संख्या देखा जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेड को बोलते हैं हुकुम, और हुकुम की संख्या भी हमारे पास कितनी है, 13 है। इसके अलावा सब में एक जो है किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक ऐश होगा, और इसके अलावा 2 से लेकर 9 तक के कार्ड होंगे। सेम पैटर्न में किंग, क्वीन, जैक और ऐश, और साथ में 2 से 9, ये सेम पैटर्न सबके साथ रहेगा। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा है हुकुम का हो, हुकुम का होने का मतलब स्पेड हो, स्पेड मतलब 13, और इक्का हो तो इक्का की बात करें तो एक इक्का यहां भी होगा, एक यहां भी होगा, एक यहां भी होगा, एक यहां भी होगा, यानी टोटल इक्का की संख्या अर्थात ऐश की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो 4 हमारे ऐश हो गए, इक्का हो गया, और 13 हमारे हुकुम हो गए, यानी 13 और साथ में 4, 13 और 4 कितने होते हैं जी, 17 होते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस 13 में इक्का आपने काउंट कर रखा है, तो यानी इसे हटा दीजिएगा आप, क्योंकि 13 में तो एस भी आ गया। तो टोटल संख्या देखा जाए तो 13 इधर के और 3 इधर के, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन हमारे 16 के हो गए, और टोटल कार्ड कितना है, 52 है। तो अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे 16 फेवरेबल कंडीशन है और 52 हमारा टोटल है। अगर आप 4 से डिवाइड कर दें तो 4 चौक को 16 और 4 से 13 चौक को 52, तो सही आंसर देखा जाए तो 4/13 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, फेवरेबल कंडीशन अपन में टोटल कंडीशन होता है। तो फेवरेबल हमारा कितना है, 16 है, और टोटल कितना है कार्ड, 52 है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में ABC एक चक्रीय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तब क्रमित युग्म x और y की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सिंपल सा सवाल है, अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो तो आपने पढ़ रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, डायगोनल एंगल का सम 180 होता है। तो आप इन दोनों का सम भी 180 कहेंगे, इन दोनों का सम भी 180 कहेंगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करने का प्रयास करें तो अगर ये और ये ऐड करते हो आप तो लिखोगे क्या, 3y - 5 + 7x + 5 इक्वल टू कितना होगा जी, 180 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, इक्वेशन आ गया क्या, 7x + 3y = 180। वहीं सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो आप कहेंगे 4x + 4y + 20 इक्वल टू कितना जी, 180। 20 को इधर भेज दें तो आप कहोगे 4x + 4y इक्वल टू 20 इधर आ जाएगा तो 160 हो जाएगा, 160। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो x + y बराबर कितना, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक को 16। हमें 3y चाहिए तो 3y लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x + 3y बराबर 3 चौक को 12। अब इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7x + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -7x + 3y -4x बचेगा, और वहीं -180 + 120 -60 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 चौक को 60, x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यानी कि पहला वैल्यू 15, तो पहला वैल्यू अभी 15 दो जगह है, पहला और इसमें। y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो आप ये कह सकते हो इसी इक्वेशन से, x की वैल्यू अगर 15 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो y की वैल्यू आप 40 में से 15 घटा देंगे, 25 हो जाएगी। तो सही ऑप्शन कितना हो जाएगा, यही डी वाला 15 और 25। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बताएंगे, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपसे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आसानी से इस बात को समझते हुए करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें ध्यान से तो क्वेश्चन है x के किस मान के लिए निम्न अंकों का बहुलक 27 है ना।
बहुलक क्या होता है, तो इस बात को ध्यान रखें। बहुलक यानी कि मॉड जो होता है वो क्वांटिटी होती है जो गिवन एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा बार आई हो। यहां आप देखिए, अगर 27 हमारा बहुलक है तो जाहिर सी बात है 27 की संख्या जो है सबसे ज्यादा बार आनी चाहिए। 27 यहां पे कितनी बार है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 टाइम है ना। तो जाहिर सी बात है अगर 3 टाइम और क्या क्या है, तो आप देख रहे हो 25 भी 3 टाइम है, 26 भी आपका कितनी बार है, 3 बार है। 27 बहुलक है, इस मीन 27 को सबसे ज्यादा बार होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 27 होनी चाहिए। अगर ये 27 हो गया तो 27 1 2 3 और 4 बार हो जाएगा, और तभी ये क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। सिंपल सा आंसर होगा डी पार्ट। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। मोड ध्यान रखेंगे, गिवन एक्सप्रेशन में जो सबसे ज्यादा बार होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू -3 हो तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। एक बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट आपने पढ़ा था, इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। यहां अगर आप ध्यान दो तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी 2 प्लस 1 माइनस 3 की वैल्यू क्या है, 0 है। और यदि ये वैल्यू 0 है, इट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ दोस्तों 2022 मैथ जूनियर का पेपर का हमने सारे क्वेश्चन आपके सामने कर दिए हैं। उम्मीद है सारे आपने क्वेश्चन लगाया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के पेपर जो पिछले साल के और 2022 के अलावा जो 2020 में हुआ था उसके यूपी टेट जूनियर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पूरा सॉल्यूशन कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।